बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। इब्राहिम, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। मुआशी तौर पे मुल्क इस दहाने पे आके खड़ा हो गया कि मुल्क का वजीर ख़जाना जो है वो बैठ के तकरीबन इस चीज़ का एतराफ़ कर चुका है कि पाकिस्तान जो है वो या दिवालिया हो चुका है या दिवालिया होने के दहाने पे है। कल जो जिस तरह मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बात की कि जनाब अब दोस्त ममालिक से भी इमदाद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुद सोजियाँ कर रहे हैं। आज भी एक खातून ने अपनी जान दी नाले में छलांग लगा के कि उसने ऑपरेशन के लिए पैसे बचाए हुए थे, इलाज वो नहीं करवा सकी, उससे उसने बिल भर दिया और उसके बाद उसने खुदकुशी की। इस तरह की सारी सूरत हाल है, लेकिन इस हुकूमत का फोकस जो है वो अभी भी ना अवाम है, ना अवाम को रिलीफ देना है। हुकूमत का फोकस अभी भी सिर्फ इमरान खान है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। आज तोशाखाना 2 केस में एहतसाब अदालत ने जो 10 दिन का रिमांड जो है उसमें तोसी कर दी इमरान खान साहब की। और जिस तरह से एक दोबारा से ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब सिर्फ बाहर ना आए, उनको जेल में रखा जाए, क्या हुआ आज उस समात के बाद और क्या गुफ्तगू की गई खानम साहबा की जानिब से? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, जिस तरह पहले आपने बात की पाकिस्तान की मईशत की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक खबर चली कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो इस मुल्क के चलाने वाले लोग हैं उनसे जो मुराद हैं बिजली के बिलों के ऊपर जो उनको सब्सिडी दी जाती है या फ्री बिजली दी जाती है वो वापस ली जाएगी। जिसके ऊपर आज जो है वो एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की जानिब से सामने आई, इस्टेब्लिशमेंट विंग की जानिब से गालबन सामने आई कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सारी झूठे खबरें। आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, हुकूमती म्यार को आप अगर यहाँ पे देखें कि एक चीज़ को अवाम अप्रिशिएट कर रही है कि हुकूमत जो है वो इस तरह से जो लग्जरी या इस तरह के जो रिलीफ दिया गया है ब्यूरोक्रेसी को या दीगर आला हुकाम को, उसको हुकूमत वापस ले रही है। फ्री बिजली उनको नहीं चलाने दिया जा रहा, जलाने दी जा रही, तो हुकूमत ने अवाम ने इसको अप्रिशिएट किया। दूसरी तरफ आप मैं हैरान होता हूँ कि एक जो तबका है वो ख़ास तबका जो जिससे फ़ायदा उठा रहा है वो अवाम के सारे कंसर्न होने के बावजूद भी इसके ऊपर नज़रसानी नहीं कर रहा। ऊपर से जो अवैस लगारी साहब हैं उन्होंने कहा जी कि जो हमारी जो उनके साथ जो आईडीपीज़ क्या क्या कहते हैं उसको, आईपीपीज आईपीपी जो हैं, उनके साथ जो हमारे माहे हम उनके ऊपर नज़रसानी नहीं नहीं करेंगे। कर सकते, उन्होंने मतलब कहा ये जी कि आलमी बिल्कुल मुआहदे हमारे। आलमी हमारे वायदे हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के दौर में 2022 के 21 या 22 के अंदर गालबन एक इंक्वायरी की गई थी इनके ऊपर, वो भी फिर उसको तकमील तक इंक्वायरी भी की गई थी। फिर खान साहब के दौर में जो सबसे अच्छा स्टेप लिया गया था, आईपीपीज के साथ ये मुआहदा किया गया था कि बिल्कुल डॉलर को फिक्स किया जाएगा। बिल्कुल डॉलर का अभी जो आईपीपीज को डॉलर के हिसाब से पे किया जा रहा है वो 148 रुपीज के हिसाब से पे किया जा रहा है। अगर शुक्र करें वो मुआहदा ना होता तो 300 के बिल्कुल हिसाब से आप अभी पे कर रहे होते हैं। बिल्कुल उस वक्त डॉलर का रेट 128 48 48 था। पे आ चुका था। तो इसका नुकसान जो है वो खास तौर पर आवाम को होगा। दूसरी चीज़ में आपको एक बड़ी एक तारीखी आप इसको कह रहे हैं हवाला देता चलो जी हुसैन भाई, जो फ्रांस और रशिया और चाइना के अंदर इनकलाब आए थे ना, उनके अंदर भी यही जो खराबियाँ थी उस मुल्क के अंदर, उनको इन तीनों मुल्कों के अंदर के जो उमरा थे, आमिर जो लोग थे, बादशाह थे जो, और उनको जो मराहत हासिल थी, उनको टैक्स से छूट से उनको चीज़ें बहुत सारी अवाम की टैक्स के ऊपर बनाई गई चीज़ें उनको फ्री इस्तेमाल कर सकते थे, और वो अपनी मराहत को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अवाम की परवाह नहीं की। क्योंकि अगर वो अवाम की परवाह करते तो उनको अपनी जो मराहत थी वो छोड़ना पड़ती ताकि उसका फ़ायदा अवाम को होता। इस तरह नहीं किया गया, वहाँ फिर अवाम ने के लिए अवाम अपने हक़ के लिए लड़ी और अवाम ने वहाँ पे इनकलाब लाया, मजबूर किया अपने ताकतवर लोगों को, अपने गवर्नमेंट को, अपने बादशाहों को। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें, सिचुएशन तो वही बनती जा रही है। आपको टैक्स जो है वो आपका गरीब आदमी दे रहा है। आपका जो उस पुराने दौर में जो लोग पिसे हुए होते थे वो किसान होते थे, ये दुकानदार जिसको आप कह सकते हो वो होते थे, ताजिर होते थे, तनख्वाहदार तबका होता था। आज भी वही लोग हैं, और जो लोग उस वक्त फ़ायदा उठाते थे वही ब्यूरोक्रेट्स होते थे, आमिर लोग होते थे, जो बादशाह के दरबार में आके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों के ऊपर जो होते थे। बादशाह खुद होता था क्योंकि वो बादशाह था। उसके बाद ये सारे जितने भी ब्यूरोक्रेसी उस दौर की थी वो इससे फ़ायदा उठा रही होती थी, और उसका नुकसान जो होता था कि अवाम के अंदर महंगाई और मुल्क के अंदर महंगाई आती थी, अवाम को रिलीफ नहीं मिलता था। वो सारी सिचुएशन को अगर आप इस वक्त मैच करें तो सेम एट इज़ बैठती है कि इस बिल्कुल वही हो रहा है जो माजी में होता रहा। अब मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए कि और किस तरीके से अपने आप को यहाँ से निकालते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जब तक आप आईपीपी वाले मामले को लेके चलें, या फिर जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं कि हमें मुल्क दीगर मुल्क कर्जा देने दोस्त को मुल्क कर्जा दोस्त भी नहीं दे देने, रहे अब। अब इसकी बुनियादी वजह देखें, ये कहीं न कहीं जाके इमरान खान साहब के साथ मामलात मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनली ये चीज़
मानी जा चुकी है कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। देखिए ना, चाइना इलेक्शन इनसे डिमांड कर चुका कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, या फिर अपने इलेक्शन जो है उनकी तहकीकात करवाएं। अमेरिका की तरफ से करारदाद आ गई, बरतानिया की तरफ से इस तरह की चीजें आ गई, यूएनओ से वो रिपोर्ट आ गई, तो फिर जारी बात है, वो आपने शायद अपने एक वीलॉग में कहा था मेरे साथ बैठ के ही कि मुर्दा घोड़े पे पैसे कोई नहीं लगाता, तो ये शायद हुकूमत जो है ये मुर्दा घोड़ा ये सबको नजर आ रही है, तो इस पे पैसे के क्यों लगाए? देखिए, मतलब पैसे लगाने का नहीं है। मैं आपसे अगर कर्ज लूं, अगर आपसे मैं इतनी बड़ी डिमांड करूं कि जो ज़ाहिर है आप देखेंगे, मैं आपसे अगर एक करोड़ रुपया मांगूं तो मेरे पास ज़राए आमदन कोई ना हो, तो आप मुझे क्यों देंगे? आपका पैसा डूबने का खतरा होगा। एक सोच सबसे सोच होती पहले है तो ना। मैं ये देखूंगा ना कि दुकान भी आपकी अपनी है कि नहीं है। वही तो मैं देखूंगा ना। अब इनकी तो दुकान भी अपनी नहीं है। दुकान भी अपनी नहीं है। आप ज़ाहिर है, जिस वक्त कर्ज देने से पहले इंसान सोचता है, आम इंसान सोचता है कि मैं जिस शख्स को कर्ज दे रहा हूँ, क्या कि वो अहल है कि वो मुझे इतने वक्त के अंदर मेरे पैसे वापस कर सकता है। आपने ऊपर से सूद भी देना है, इंटरेस्ट रेट भी, अपने इंटरेस्ट भी आपने वहाँ पे करना है। आधा पैसा तो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स वहाँ पे चला जाता है। ये सारा जो मामला है, ये हुकूमत को मजीद गहरी खाई में लेके जाएगा। आज भी बल्कि प्रोग्राम में बैठे हुए थे सनाउल्लाह साहब जो सीनियर साफी, उनकी तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उठाया। उनकी कहा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो इस वक्त अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वो रेमिटेंसेज भेज के, ताकि पाकिस्तान की मीशत को बरकरार रखा जाए या बेहतर किया जाए। और उसमें एक और बड़ा सिंपल सा सवाल है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो अपने ख़ानदान से दूर हैं, पता नहीं कई साल से वो अपने मुल्क में नहीं आए। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे वो कब्ज़ा माफिया उसको ख़त्म कर देता है। पाकिस्तान के अंदर वो पैसे भेजते हैं, उसके ऊपर टैक्स इतना लगता है, ख़ानदान तक पैसे कम पहुँचते हैं, उनके बच्चों की फीसें कम नहीं दे सकते, वादोकात को पैसे वहाँ से भेजते हैं, यहाँ पे टैक्स काट लिया जाता है, उनकी जायदादें यहाँ पे लेते हैं, खरीदते हैं, उसके ऊपर कब्जा किया जाता है। वो अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर इतनी डिफ़िकल्टीज पैदा की जाती हैं कि उनको मजबूर किया जाता है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के जाएँ। और जो आम मजदूरी करने जो बाहर गए हैं, वो जिस वक्त वहाँ से रिमिटेंसेज भेजते हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्स इतना लगता है, और वो ये नहीं महफूज नहीं समझते पाकिस्तान को अपने पैसे के लिहाज से, अपनी प्रॉपर्टी के लिहाज से। अब यहाँ पे भी लिंक जाके इमरान खान साहब से मिलता है, क्योंकि इस वक्त वो इमरान खान साहब जो हैं वो अवामी लीडर हैं, उनको अवाम ने वोट दिया, अवाम का एतमाद है उनके ऊपर। इस वक्त अगर फॉर एग्जाम्पल हुकूमत इमरान खान की हो, महंगाई भी अगर हो ना, तब भी मैं समझता हूँ वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जिस तरीके से वो खड़े हुए इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने सपोर्ट किया, वो अपने रेमिटेंसेज में इजाफा करते और पाकिस्तान की मीशत बेहतरी की तरफ जाती। इस वक्त अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो इस वजह से जो है वो अपनी रेमिटेंसी या इस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको एतमाद नहीं है गवर्नमेंट के इत्मीनाद ऊपर। इसलिए भी नहीं है, इन्होंने उनके वोट के हक पे डाका डाला है। वोट के हक पे वो डाका कोई डाला छोटा डाका नहीं था जो इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी, बिल्कुल क्योंकि इनको पता है वो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल या फिर उनको वो सिविलाइज्ड हैं, अब क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह इन्होंने लोगों को लिटरेसी रेट से नीचे रखा हुआ है, वहाँ पे इससे कुछ हालात बेहतर है, तो इन्होंने उनको वोट का हक नहीं दिया। फिर ये अब उनको डिजिटल दहशतगर्द भी जो कहा जा रहा है, वो उनको भी कहा जा रहा है ना साथ, जो बिल्कुल। बाहर बैठ के थोड़ा, यहाँ पे तो थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लोग कम बोलते हैं, जो ओवरसीज हैं वो खुल के बोलते हैं। देखिए, दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। आप डिजिटल दहशतगर्द किसी को कैसे कह सकते हो? एक तरफ से आप अगर ये कहते हो कि हमने 5th जनरेशन वार जो है वो सोशल मीडिया से लड़नी है, तो फिर आप उस सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले को दहशतगर्द कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ये दहशतगर्द खुद पैदा किए हैं। जी। आपने पहले इस दहशतगर्दी को प्रमोट किया, उसके बाद आप इसको कह रहे हैं कि आप सारे इस प्रोसेस को आपने प्रमोट किया, अब इसको आप कह रहे हैं ये दहशतगर्द है। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही इस 5th जनरेशन वॉर के लिए अपने वॉरियर्स तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि आपने दहशतगर्द तैयार किया। वही दहशतगर्द आपको वापस पले पड़ रही है। तो वही बात होगी जो आपने अमेरिका के खिलाफ, रशिया के खिलाफ जो तालिबान तैयार किए, रशिया के खिलाफ, वही बाद में आपने इस्तेमाल किए, जिसका नुकसान आपको हुआ। वही वापस आपको पाकिस्तान के वही जितने दहशतगर्दी भी करते आजकल उन्होंने हथियार बनाए हैं वो इनके खिलाफ ही चले हैं। इन्हीं के खिलाफ चले। नुकसान तो फिर पाकिस्तान का ही होता है जी। ना अल्टीमेटली। तो इस तरीके से मेरा ये नहीं ख्याल कि ये मीशत जितने आसानी से या अच्छा, इतने करीब वक्त में आगे बढ़ेगा। दूसरी बड़ी ये बात जो आपने अडयाला जेल वाली की, वो रह गई, एहतसाब अदालत। एहतसाब अदालत वाली। अब जो तोशा खाना का केस है, ये तोशा खाना 2 है, ये तो ताइफ हैं, कोई घड़ी है, उसका मामलात हैं, वो इस तरह के जो बाहर से मिले थे खान साहब और बिशरा बीवी के हवाले से, उसके ऊपर नैब ने इंक्वायरी की। अब देखें, मेरे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है ना कानून को, तो उसमें जिस वक्त आपको कोई रेफरेंस बनता है, उससे पहले आपने तहकीकात करनी होती है, मुल्ज़मान से उनसे पूछताछ करनी होती है। अगर वो नहीं करता, कहीं पाकिस्तान के कानून के इंटरनेशनली भी ये चीज़ लॉ अप्लाई होता है कि अगर आप किसी मुल्ज़म को बुलाते हैं, कोई तहकीकाती इदारा बुलाता है उसको, अगर वो तहकीकाती इदारे के पास नहीं जाता, फिर उसके पास उसको अदालत जो है वो वारंट देती है कि आप जाकर उसको गिरफ्तार करें।
यहाँ पे जो शख्स जो है वो जेल के अंदर है, वो और उस वक्त आप वारंट उसका लेते हैं जिस वक्त वो जो है दूसरे केस में बरी हो चुका होता है, उसको रिहाई जो है मिल चुकी होती है। ये बुनियादी तौर पे यही चीज़ नज़र आती है। ये लोग चाहते नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान अगर बाहर आएगा तो फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। और दूसरी बड़ी ये चीज़ है, जो आज वाले जो केस की अगर हम बात करें तो वो फिर 10 रोज़ा रिमांड उसमें इजाफा कर दिया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से समाअत है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर सुनेंगे, इस केस के हवाले से, इसको केस पर। और दूसरी चीज़ ये है कि कल अगर ये 30 तारीख है तो उसके बाद ये होगा कि समन रिफत अगर बेंच का हिस्सा है तो समन रिफत साहब आज रकम अगस्त से मेरे गालबन जो है वो 1 महीने की छुट्टी पे चली जाएंगी। तो अगर वो कल सही। अलहदा हो जाती है तो फिर ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस साहब दूसरा बेंच बना देते हैं, फिर भी सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 1 महीने के मजीद ये केस लटकेगा, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर एतमाद नहीं है। तो आज कल तो मेरे ख्याल में समाअत इसी चीज़ के ऊपर होगी कि आपको एतमाद क्यों नहीं है, कोई कानूनी नुक्ता उठाएँ, स्ट्रॉन्ग जो है वो रीज़न अगर देते हैं वो दें। अगर वो दे देते हैं तो फिर वो अलग हो जाते हैं, फिर बेंच टूट जाएगा, फिर नया बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता, फिर यही अगर बेंच बनता है तो फिर ये समन रिफत साहिबा जो है वो छुट्टियों पे चली जाएंगी। दूसरी फिर अलीमा खान साहिबा की जो आपने बात की, अलीमा खान साहिबा जो है अच्छा, उससे वो पहले मैं ऐड ऑन कर दूं, आज की समात बड़ी गर्म रही है, वहां पे गर्मा गर्मी रही है। खान साहब भी नायब प्रोसिक्यूटर को उन्होंने सीधा कहा कि नायब जो है वो है जमीर फरोश है। फिर बुशरा बीबी साहबा ने भी जज साहब से जो मुकालमा किया ना, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना जो फैसला है वो अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा नायब हमारे साथ क्या कर रहा है, आप कब हमारे साथ इंसाफ करेंगे। आज सीधी सीधा इसी तरह मुकालमा उन्होंने जज साहब से किया कि बस जी इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। देखें। आप पाकिस्तान के इस नैब के इदारे को जो मुशर्रफ दौर में बना था, इसके आप अगर माजी देखें, कभी इसने कोई मेरिट के ऊपर कोई केस ऐसे बनाया जिसके ऊपर ये डट के खड़ा हो जी कि नैब ने ये केस बनाया, हमने इतनी रिकवरी की। इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने कहा जी हमने इतनी रिकवरी कर दिया, इतनी ये कर दिया, वो कर दिया। कोई बड़ा मगरमच्छ इन्होंने पकड़ के जेल में नहीं डाला जिसके ऊपर किसी आयर जुडिशरी के अंदर उस केस को चला के वो बड़ा जीते हो। मगरमच्छ लेकिन उन्होंने निकाला तो है ना जेल से। जब नवाज शरीफ साहब वापस आए उन्होंने नहीं, कहा हमें नहीं चाहिए इनकी गिरफ्तारी ना, देखें ये ना केस साबित कर वो सके। बात तो बिल्कुल आपकी निकाला है, डाला नहीं है। मैं वो क्या कह रहा था कि इन्होंने अभी तक कोई हिस्ट्री रही है कि देखें, ये बुनियादी तौर पर उन लोगों का अदारा है जो माजी के अंदर जिनकी जिनकी गलतियां जो है इस वक्त हम जैसे नौजवान जो है भुगत रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर से जमहूरी अमल को डीरेल करने की कोशिश की, पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया, पाकिस्तान की पुलिस को तबाह किया, नैब जैसे इदारे जो थे। इस मेरे अब मुझे पहले मैं जाहिद खान भाई साहब कहते थे कि नैब को बंद कर देना चाहिए, मुझे पसंद नहीं थी ये बात। मैंने कहा कि मैं ये सोचता था उस वक्त, शायद मैं कमअकल शख्स था, कि एक इदारे को आके आप क्यों ख़त्म करना चाहते हो, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन वो इस तरीके से अगर वो काम करे, फिर शायद खान अब्बासी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ब्लैकमेलिंग करे। अब जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए पॉलिटिकल काम ही उसका यही है। काम ही उसका बिल्कुल यही है। नैब एक ड्रामा जो है वो ख्वाब बनो किसी भी सियासी आदमी के लिए, कारोबारी शख्स के लिए जिसका बिजनेस पाकिस्तान के अंदर हो, उसको डराने के लिए आप नैब की धमकी दें, उसको नैब के अंदर केसेस बनाएं उसके। और नैब के अंदर इतने अजीब व गरीब किस्म के केसेस, 50-50 लाख के जो केसेस आप उसके ऊपर बना लें, बनाए हुए होते हैं, जिसको आप फिर डिफेंड करना भी आप में मुश्किल होता है। और जो आपको जिस चीज़ को डिफेंड करना होता है अदालत में जाके, नैब जाके कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। और बोगस किस्म के केस। अब देखें, केस स्ट्रांग होने का कब पता चलता है, जिस वक्त आप अदारा कोई जिस वक्त केस बनाता है तो वो उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करता है, प्रेजेंटेशन उसकी इतनी बेहतरीन होती है किसी भी जज के सामने, कि मीडिया के अंदर भी वो चीज़ इसी तरह रिपोर्ट होना शुरू हो जाती है कि इस शख्स ने ये या फलां शख्स ने ये जुर्म किया है और अदारे ने एक केस तैयार किया। वो नज़र आता है, अवाम को नज़र आता है, फिर अवाम अपना माइंड बनाती है। उन केसी की समाज की जो रिपोर्टिंग होती है, वहाँ से अवाम को आजकल अंदाजा हो जाता है कि इस केस की वो किस लीमा तरफ खानम जाएगा। साहब ने आज यही कहा है ना कि ये सिर्फ चीजों को लंबा करने की कोशिश की जा रही है कि इसी रिमांड को लंबा करके इनको अंदर रख सकते हैं। अदरवाइज अभी जो 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट वाला केस है उसमें भी कन्विक्शन नहीं आई, तो कोई और बनता नहीं है केस इस तरह का जिसमें अंदर रखा जाए। तो अब वो ये कह रही है कि आगे छुट्टियां आ रही हैं, हाई कोर्ट की भी, कोर्ट्स की छुट्टियां, तो इस चीज को जितना लंबा किया जाए उतना कर रहे हैं ताकि खान साहब को अंदर रखा जाए। अब ये मामला तो हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बाहर के मसाइल तो हैं। अब खान साहब अंदर हैं और खान साहब की सही तर्जुमानी कौन कर रहा है। जब भी जेल से मुलाकात होकर वापस आती है वहां से टीम, जो इनकी लीगल टीम जाती है या जो सियासी रहनुमा जाते हैं, आज हामिद खान साहब ने जो पुराने रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक सेनेटर इंसाफ है के, जी। जी, उन्होंने आज गुफ्तगू की और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की कि जनाब हमारे जो कुछ लीडर हैं वो प्लांटेड है,
फवाद चौधरी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो प्लांटेड है। फिर शेर अफजल मरवत साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो आए किसी और मकसद के लिए थे, और जब पार्टी को समझ आई कि ये किसी और मकसद के लिए आया है तो इनको साइड पे कर दिया गया। फिर इस तरह की जब सारी बातें थी, फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो बंदा आता है वो अपनी मर्जी की तशरीह कर देता कि खान साहब से उसकी क्या बात हुई है। तो ये मसाइल कब हल होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहे हैं? देखें, ये सिंपल सी बात है, इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, पार्टी का अगर उसका भला नहीं था, निशान इंतखाबी निशान नहीं था, मतलब पार्टी नहीं थी, मतलब पार्टी नहीं थी इसका मतलब है खान को वोट पड़ा डायरेक्टली, जी जी उसी का वोट था, खान साहब का वोट था। दूसरी चीज़ आप बात कर रहे हैं कि ना कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात क्यों हैं, वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उसकी वजह ये है बुनियादी तौर पे, जब खान साहब अंदर होंगे वो चीज़ों को डायरेक्टली नहीं देख सकेंगे, फिल्टर होगी चीज़ें उनके पास आएंगी, तो फिर इस तरह के हालात ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इस तरह की चीज़ें देखने को ना मिलती। अगर इस तरह कुछ करने की कोशिश करता तो खान साहब उसको फ़ौरन शटअप कॉल देते और उसको शायद इतना उसकी झाड़ पिला देते उसको, या पार्टी साइड पे कर देते डायरेक्टली। खान साहब इस मामले में जी नहीं जी देखते कि कौन है कौन नहीं। अगर उन्होंने जहांगीर तरीन को साइड पे कर दिया, दीगर और सीनियर रहनुमाओं को साइड पे कर दिया, अलीम खान को कर दिया, तो फिर ये लोग भी कोई नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों ने पार्टी के लिए फंड दिए थे। बेशक वो किसी के हाथों इस्तेमाल हुए, लेकिन ये है कि उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा किया। आज जो अहमद खान साहब की आपने बात की, क्योंकि अहमद खान साहब के हवाले से भी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। बेशक वो इस वक्त समझते हैं या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खान साहब के साथ मुखलिस हैं, जमात के साथ मुखलिस हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उनका जिस वक्त खान साहब को गिरफ़्तार हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक थिंक टैंक था, वो ये कहता था कि अहमद खान साहब को जो है वो लायर के जो एक तहरीक थी तो उसका आगाज़ कर देना चाहिए था, वकला को लेकर सड़कों पे आना चाहिए था, एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए था। उन्होंने इस तरीके का नहीं किया, बल्कि जब हाई कोर्ट से खान साहब को गिरफ़्तार किया गया गैर कानूनी तौर पर, उसके ऊपर भी इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी चीज़ ये आपने माजी में देखा होगा कि फवाद चौधरी के साथ उनकी ऐसे भी नहीं बनी। जिस वक्त फवाद चौधरी साहब गवर्नमेंट में थे, खान साहब के करीब थे, अहमद खान साहब बिल्कुल मंजरेआम से गायब थे, वो नहीं आए। अब फवाद चौधरी साहब जो है दोबारा वापस पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्होंने तो कहा है कि जी बड़ा क्लियर है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए थे वो तो वापस नहीं आ रही। अहमद खान साहब ने भी कहा है, शफकत महमूद साहब भी आज बैठे हुए थे एक इंटरव्यू में, उन्होंने भी ये बात किया कि कहीं ना कहीं वो जो इस्तीफे दिए थे ना जब असम्बलियां तोड़ी गई थी, वो आज कहते हैं कि जी वो लगता है कि गलत है, और ये इसके पीछे कोई प्लांटेड पूरा एक प्लान था जो फवाद चौधरी साहब का था, जिन्होंने ये काम सारा करवाया। तो इनकी जानिब से अच्छा, आपने एक बात की कि पार्टी जो है उस पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसको किसी की जरूरत नहीं है, इमरान खान ही तरीके इंसाफ और तरीके इंसाफ ही इमरान खान है। आज शेर अफजल मरवत साहब ने भी फिर आगे से जवाब दिया। उन्होंने एक तो कहा कि जिस तरह फवाद चौधरी को निकाला है मुझे निकालेंगे, मैं फिर दोबारा वापस नहीं आऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो आज़ादी की तहरीक चल रही है मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, मुझे जो है वो ये तहरीक चलाने दें, मैं ना कोई एनओसी मांगूंगा ना मैं किसी से डरूंगा, और जितनी मैं तगड़ी तहरीक चलाऊंगा मैं ही रिहा करवा सकता हूँ इमरान खान को, पार्टी को मेरी जरूरत है, मुझे पार्टी की देखिए, मेरे ख्याल में अब ये कहीं न कहीं उनकी इलेक्शन से पहले उन्होंने जिस तरह मोबिलाइज़ की है पब्लिक, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर, उसको क्रेडिट जाता है शेर अफजल मरवत साहब को। दूसरी तरफ अगर आप देखें ना, मरवत साहब जो ये समझ रहे हैं कि वो इस वक्त भी पॉपुलर है, वो वाला मामला नहीं है। अब बहुत सारे जो लीडरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने इस तरह की पिक्चर जो है वो अवाम को दिखा दी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि शेर अफजल मरवत जो है वो किस मकसद के लिए आए थे और उनका क्या था। अब ये वही बेहतर जानते हैं जिन्होंने मरवत साहब के साथ ऐसा किया है, जो नहीं चाहते कि मरवत साहब जो है वो बहुत देर तक पार्टी के किसी अहदे में या मंजर-आम पर आएँ। अलबत्ता मरवत साहब ने जो आज बात की ना कि वो ज़िम्मेदारी ले दें उनको, अब वो एक किस्म का खुद अपने आप को कह रहे हैं कि ना मैं आना चाह रहा हूँ। ये भी एक उनकी तरफ से कोशिश है। दूसरी तरफ से उन्होंने पहले माज़ी में भी एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जब तक मुझे इमरान खान नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। अब खान साहब ने नहीं बुलाया, वो खुद जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, जब अब आप बड़े पॉपुलर होना शुरू हो जाएँ और अचानक इर्रेलेवेंट हो जाए ना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। ख़ास तौर पे मीडिया के ऊपर आपको कोई बुलाता नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वो वक़्त ख़त्म हो गई। पहले तो जो सोशल मीडिया वाले हमारे दोस्त हैं वो कहते थे शेर अफजल मरवत चलता फिरता डॉलर है। सही ऐसी अब तो कोई उनको पूछते ही नहीं है, मंजरेआम से ही गायब है। अब ये खान साहब ने अब ये कुछ लोग कहते हैं खान साहब ने कहा है जी कि आप उनके खिलाफ उनको नोटिस भी हुआ, बड़े सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल आया है खान साहब की जानिब से। तो ये बड़ा मुश्किल अच्छा इब्राहिम, आखिर में बस वो जाते जाते वो डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई वो एक बड़ी जीत हुई है, दोबारा कोर्ट लखपत जेल हाँ। में
जो ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है हाँ। कि अब 9 मई के जो मुकदमात वहाँ पे चल रहे हैं उनका ओपन ट्रायल होगा, मखसूस मीडिया जो है उसको इजाज़त होगी। इस पे थोड़ी सी ज़रा लाइनें दो। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फ्री एंड फेयर ट्रायल भी है जी जी जी, ओपन ट्रायल ये हर शहरी का बुनियादी हक है। तो इसलिए ये तो कहीं रोका नहीं जा सकता था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो इमरान खान साहब के केस, साइफर केस के हवाले से, दीगर केसेस के हवाले से जो दी गई इजाज़त, तो इस्लामाबाद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इजाज़त दी। तो उस तरीके से मीडिया को कभी भी कहीं भी रोका नहीं जा सकता था। अब क्योंकि यहाँ पे कोर्ट लखपत जेल उनको शिफ्ट किया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब से दूर हो गए। अब वहाँ से, अब क्योंकि दूरियां बड़ी हैं, वहाँ से एक अलग खबर आया करेगी, जी अलग थिंक टैंक वहाँ से बैठा है एक किस्म का, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, तो वो अभी वहाँ से अपना जो है इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग में क्या चलेगा। क्योंकि वहाँ पे इमरान जिस वक्त उस्मात में आते थे मीडिया के सामने, तो वो इमरान खान साहब के साथ आते थे, तो फिर वो बात नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर इमरान खान जहाँ पे बात कर रहे हो तो वहाँ पे किसी उनका पार्टी लीडर की बात करने की अहमियत नहीं होती। जी इस वजह से अब वो जो वहाँ से बात करेंगे उसकी एक अलग अहमियत होगी, क्योंकि केसेस मुख्तलिफ दिन चलेंगे। अब कोट लखपत जेल से भी आपको खबरें सुनने को मिलेंगी, जिस तरह डयाला जेल से मिलती हैं, ये आप देखेंगे माजी मुस्तकबिल में ऐसा होगा। ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।